प्यारे साथियों नमस्कार मेरे भाई, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब साथी एकदम बेहतरीन हो और मेरे भाई सभी बिल्कुल पढ़ाई में शानदार ढंग से लग चुके हो। आज हम लोग जो क्लास स्टार्ट करेंगे मेरे भाई, ये टीचिंग परीक्षा को लेकर के है। आप टीचिंग परीक्षा चाहे डीएसएसबी का देख रहे हैं, फॉर्म फिलअप हो रहा है। अभी आपने मेरे भाई जो भी यूपी टीजीटी पीजीटी की एक एग्जाम डेट घोषित की गई है, उस एग्जाम डेट अभी देखो क्या होता। आयोग जो है, शिक्षा चयन आयोग में अध्यक्ष ही नहीं मिल पा रहे हैं, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा ट्वीट किया जा रहा है। अभी आप देखें कि बहुत ही जल्द आशा की जा रही है कि 6 से 7 दिनों के अंदर कि आयोग का गठन हो जाएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखना, आज जो हमारी ये क्लास होगी वो पूरी तरीके से हम टारगेट करेंगे शिक्षक भर्ती। अब वो शिक्षक भर्ती चाहे एलटी ग्रेड हो जाए, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो जाए, जीआईसी हो जाए, रीट हो जाए, पीपीएससी की परीक्षा हो जाए, या फिर हम बोल सकते हैं जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल हैं, चाहे वो किसी परीक्षा में आए हों, उन सभी प्रीवियस ईयर सवालों को हम एक सिरे से पूरे के पूरे सवाल करते चलेंगे। बस आपको क्या करना है मेरे भाई, इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते चलिए। यदि आप अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से बना के रखे हैं तो बिल्कुल मेरे साथ जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं उनके जवाब आप जरूर देंगे। और सभी साथी कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अपने जवाब देंगे, जिसका जो भी आंसर होगा। तो ठीक है, एक बार सभी साथी आएंगे और अपने अन्य सभी साथी को शेयर करेंगे। एक चीज ध्यान देना मेरे भाई, जो ये क्लास होगी, ये क्लास डेली कितनी बजे लूंगा? डेली ये क्लास 7 बजे होगी। तो बिल्कुल याद रखना चाहिए आपको, ये क्लास डेली 7 बजे शाम में ली जाएगी। और ये पूरी तरीके से हिंदी साहित्य पे है। टारगेट किसको रखेंगे? यूपी टीजीटी आने वाली जो परीक्षा है, पीजीटी हो जाएगा, जीआईसी है, एलटी ग्रेड हो जाएगा, रीट हो जाएगा, बीपीएससी। अभी आप देखते हैं मेरे भाई, इस साहित्य की क्लास को प्रीवियस ईयर जैसे ही प्रश्नोत्तरी समाप्त करेंगे हम, ये काफी लंबी प्रश्नोत्तरी चल सकती है ना। और इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी ईयर या जितने भी एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो काफी लंबे टाइम तक ये प्रश्नोत्तरी चलेगी। तो सभी साथी जुड़ने का प्रयास करेंगे मेरे साथ। चलो आ जाओ मेरे भाई, आज के सबसे पहले देखिए आज कितने क्वेश्चंस रखे गए हैं। आज इस सेशन में आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। इस 30 क्वेश्चंस के सहारे आप कितना स्कोर कर पाते हो बिल्कुल बताना। और ये जो क्वेश्चंस है ना, बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चंस रखें पहले, कि आप बेसिक क्वेश्चंस को करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम अपग्रेड सवालों की तरफ बढ़ेंगे। तो ध्यान से देखना, आज के सेशन का सबसे पहला सवाल आपके सामने मेरे भाई रखा गया है और इस सवाल का जवाब सभी साथी बिल्कुल देने का प्रयास करेंगे। आज के सेशन का सबसे पहला सवाल आपके सामने है। क्या दिया गया, सवाल पढ़ेंगे सभी। दिया गया है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। आपको जानना चाहिए हिंदी साहित्य का आदिकाल ये किसका इतिहास ग्रंथ है। तो इसी चीज का पूछा गया है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताओ। तो बिल्कुल बताइएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना ये होगी। मैं आज ये भी पूछना चाहता हूं कि हिंदी साहित्य का आदिकाल कब लिखा गया था, कब प्रकाशन इसका हुआ था। तो बिल्कुल जवाब निकलना चाहिए भैया। क्या रामचंद्र शुक्ल है, नलिन बिलोचन शर्मा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, रामविलास शर्मा है? तो बिल्कुल जवाब देंगे। तो सभी भाई का जवाब क्या हो जाएगा सर? इसका जो जवाब सही होगा कि हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो जवाब निकलेगा भैया ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। किसकी रचना हो जाएगी, किसका ये इतिहास ग्रंथ है? तो जवाब निकलेगा भैया ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का इतिहास ग्रंथ है। एक चीज और याद रखना, क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के और भी ग्रंथ हैं? तो बिल्कुल जवाब निकलना चाहिए कि हाँ भैया इनके और भी इतिहास ग्रंथ हैं, जैसे हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, और तीसरा क्या है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तीनों आप नोट कर सकते हैं। बिल्कुल, एक तो आपको पता है हिंदी साहित्य का आदिकाल, आप लिख सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के ये हैं। कौन कौन से लिख सकते हैं भाई? एक तो लिखेंगे हिंदी साहित्य का आदिकाल। क्या लिखोगे? हिंदी साहित्य का आदिकाल हो जाएगा, यहां लिखेंगे हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल लिख लेंगे, जो कि आप प्रश्न में भी देख रहे हैं। उसके बाद एक और लिखेंगे हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका लिखेंगे, हिंदी साहित्य की भूमिका एक है। और एक लिखेंगे हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। एक चीज ध्यान देना,
अगर मैं इनके सन की बात करता हूं तो बिल्कुल याद रखना मेरे भाई, सबसे पहले ये एक चीज याद रखना चाहिए आपको, इसका एक तरीका ही याद रखना कि पहले क्या होगा, पहले उद्भव होगा, सॉरी, पहले क्या होगी, पहले किसी भी चीज की लिखी जाती भूमिका, तो पहले क्या होगी, भूमिका। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये इतिहास ग्रंथ बिल्कुल याद रखेंगे, भूमिका। और भूमिका के बाद क्या होगा, विकास होगा, ठीक ना, भूमिका के बाद विकास होगा, और विकास कहां तक होगा, तो याद रखेंगे विकास आदि काल तक, समझ के रखो, ये तीन चीज याद रखना। हिंदी साहित्य की पहली क्या होगी, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, और तीसरा होगा हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो मेरे भाई एक चीज ध्यान देना कि हिंदी साहित्य की भूमिका कब लिखी गई, तो 1940, बहुत ही शानदार सन है, इसको बिल्कुल आपको नहीं भूलना चाहिए कि इसका प्रकाशन वर्ष कब है, हिंदी साहित्य के विकास का, सॉरी हिंदी साहित्य की भूमिका, तो 1940। अगर 1952 में बात करेंगे तो इसके देखो विकास की बात करते हैं, और इसके आदिकाल की भी बात करेंगे तो कब, 1952 में, तो ये बिल्कुल सन याद रखना चाहिए आपको। अगर मैं पूछूंगा रामचंद्र शुक्ल की एक हिंदी साहित्य का क्या है, तो बोलोगे सर हिंदी साहित्य का इनका है इतिहास, है ना, और ये कब लिखा गया, 1929। तो बिल्कुल लिख सकते हो हिंदी साहित्य का इतिहास, इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये किसका है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कब रचना प्रकाशन में आया, तो बोलोगे 1929 में आया, बिल्कुल याद रखेंगे। ये रचना कब प्रकाशन में आई, तो 1929 में आई ये रचना प्रकाशन में। उसके बाद एक और नोट करेंगे आप भाई, नोट कौन सा करेंगे, रामविलास शर्मा। क्या आप रामविलास शर्मा का लिख पाएंगे, नहीं, पहले एक लिखो नलिन बिलोचन शर्मा का, बहुत शानदार इनका होगा। नलिन बिलोचन शर्मा का होता है हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का दर्शन, है ना, लिखेंगे हिंदी साहित्य, इनका लिखेंगे हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का दर्शन। और ये किसका हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा जी का हो जाएगा। ये किसका मेरे भाई, नलिन बिलोचन शर्मा जी का है। तो बिल्कुल याद होना चाहिए, ये चारों पांचों आप एक बार जरूर बोलेंगे, मेरे साथ बोलिए। पहला क्या होगा, हिंदी साहित्य का भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका किसका है, तो बोलोगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, इसकी रचना 1940 में हुई। दूसरा लिखेंगे हिंदी साहित्य की भूमिका, सॉरी हो गया 1940, हिंदी साहित्य का विकास, उद्भव एवं विकास, ये कब, 1952 में। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी 1952 में। अगर बोलेंगे नलिन बिलोचन शर्मा का, तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करेंगे, बहुत ही प्रमाणिक इनकी इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास। कब आया प्रकाशन में, 1929। तो इन सभी पॉइंट को बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। दूसरा सवाल आपके सामने है कि रीति काल को सिंगार काल की संज्ञा किसने दी। बहुत ही शानदार जवाब। रीति काल को सिंगार काल किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, देखो यहीं पे आप लिख, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा। आगे आप बताएंगे भैया मिश्र बंधुओं ने, मिश्र बंधु में 3 बंधु आते हैं, है ना, वो बिल्कुल याद रखेंगे। इन्हीं के द्वारा मिश्र बंधु विनोद की भी रचना की गई थी। बिल्कुल इसके बारे में आप बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही होगा। इसमें बताइए मेरे भाई कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो यहाँ पे आएगा कि भैया रीति काल को सिंगार काल किसने कहा था, तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीति काल को सिंगार काल किसने कहा, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगर आपसे हम पूछे भैया रीति काल को रीति काल किसने कहा था, आप बताए ना, आप रीति काल को रीत काल किसने कहा था। तो याद रखेंगे रीत काल को रीत काल कहने वाले व्यक्ति का नाम आता है जॉर्ज ग्रियर्सन। क्या आता मेरे भाई, जॉर्ज ग्रियर्सन आते हैं। अगर मैं आपसे पूछा रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा, बिल्कुल लिख पाएंगे। रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा, तो बताएंगे भैया रीति काल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। किसने कहा, मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु में कितने रहते हैं, तो बोलोगे 3 मिश्र बंधु, इनकी रचना का नाम है मिश्र बंधु विनोद। आगे रखेंगे रीति काव्य किसने कहा, यह भी एक बहुत शानदार जवाब होना चाहिए। रीति काल को रीत काल किसने कहा, तो जॉर्ज ग्रियर्सन। रीति काल को रीत काव्य किसने कहा, तो बोलेंगे भैया रीति काल को रीति काव्य किसने कहा था, बताओ एक बार। उल्टा, अच्छा सॉरी सॉरी, रीति काल को, ये गलत हो जाएगा मेरे भाई, यहां देखना ध्यान से। रीति काल को रीति काल नहीं, ग्रियर्सन गलत हो जाएंगे यहां से, सॉरी सॉरी। ये देखो भी, रीति काव्य को जॉर्ज ग्रियर्सन कहे हैं, ये ग्रियर्सन,
ये लिखेंगे ग्रियर्सन। ठीक है। अलंकृत काल मिश्र बंधु, आगे कला काल लिख लो, कला काल। कला काल किसने कहा है? तो बिल्कुल लिखेंगे कला काल रमा शंकर शुक्ल रसाल, रमाशंकर, रमाशंकर शुक्ल रसाल हो जाएंगे, रमाशंकर शुक्ल रसाल लिख लेंगे। और एक लिखेंगे अंधकार काल, तो बोलोगे अंधकार काल के लिए हम लिखते हैं कौन हो जाएंगे भी, तो बोलोगे त्रिलोचन शर्मा या त्रिलोचन। अब इन सब के लिए आप ऐसे याद रख लो। देखो, अंधकार अंधे की तुलना कर सकते हैं हम, अंधकार में अंधे की तुलना कर सकते हैं। त्रिलोचन है ना, त्रिलोचन, लोचन मीन्स आंख, तो अंधकार आंख के कारण हो जाएगा, तो बिल्कुल त्रिलोचन शर्मा अंधकार काल है ना। रमाशंकर शुक्ल रसाल, देखो रसाल तो कला काल, याद रखना ऐसे दिमाग में रखना, कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल। आगे रीति काल तो जारी ग्रिहर्सन। अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधु। रीति काल को रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहे हैं, ये याद रखना। रीति काल को रीति काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहे हैं ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो बिल्कुल याद रखना चाहिए आपको, ये भी बात आप याद रखेंगे, भूलेगा नहीं ना। अलंकृत काल मिश्र बंधु, कला काल तो बोलोगे सर कला काल रमा शंकर शुक्ल रसाल, बोलेंगे अलंकृत काल तो मिश्र बंधु। और एक और अभी आपने बताया कौन सा, बोलोगे सर त्रिलोचन शर्मा अंधकार काल हो जाएगा। रीति काल को रीति काल किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। बिल्कुल साथ साथ याद करेंगे, और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोलोगे पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने मेरे भाई क्या कहा? श्रृंगार काल नाम दिया है। ठीक, नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं हम। अगला सवाल आपके सामने है, इनमें से किस साहित्यिक इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया है? बताइएगा, इसमें कौन सा इतिहास ग्रंथ है जिसमें किशोरी लाल गोस्वामी ने, है ना भाई, हिंदी साहित्य के नाम से, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया है? तो बिल्कुल याद रखना चाहिए आपको, इसमें किसका हो जाएगा? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी को, अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नदर्न हिंदुस्तान को, बताइएगा। क्या इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी को की है? भैया ये एक रचना किसकी है? तो बोल सकते हैं ये रचना गारसा द तासी की है, बिल्कुल याद रखेंगे आप। ये रचना किसकी है? तो बिल्कुल याद रखेंगे ये रचना गारसा द तासी की है, गारसा द तासी की। किस भाषा में लिखी गई साथी? तो बोलोगे ये फ्रेंच भाषा में लिखी गई है, फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, याद रखिएगा। अच्छा, इसका अगर हम इस्तवार दाला लेतरे तो एंदुई हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद की अगर बात करते हैं, तो इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? बताइएगा। इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी को किसने हिंदी अनुवाद किया? तो बिल्कुल याद रखेंगे, हिंदी अनुवाद इसका लक्ष्मी सागर वासड़े ने की थी। इसके हिंदी अनुवाद की बात करेंगे, हिंदी अनुवाद की बात करेंगे मेरे भाई, तो ये किसने किया? तो लक्ष्मी सागर वासड़े, यहाँ पे लिखेंगे लक्ष्मी सागर, लक्ष्मी सागर वासड़े ने की। देख लो मेरे भाई, लक्ष्मी सागर वासड़े ने की, है ना। लेकिन यहाँ पे पूछा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किशोरी लाल गुप्त ने, तो बिल्कुल याद रखेंगे किशोरी लाल गुप्त ने किसका किया है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नदर्न हिंदुस्तान को किया है ना। किसका किया? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नदर्न हिंदुस्तान की रचना किसने की भैया? तो बोलोगे किशोरी लाल गोस्वामी ने की है। आगे अब बताओ आप, है ना। अच्छा, इसका हिंदी अनुवाद किस नाम से किया? तो बिल्कुल ये भी लिख सकते हैं हिंदुई साहित्य का इतिहास, लिखेंगे हिंदुई साहित्य का इतिहास, आप ये भी लिखेंगे हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से, है ना। लक्ष्मी सागर वासड़े ने द इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तान की क्या भैया? हिंदी अनुवाद किया। बिल्कुल याद रखेंगे, किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। किसकी रचना? गारसा द तासी की रचना है। सबसे पहला इतिहास ग्रंथ लिखा गया है ना, सबसे पहले इतिहास ग्रंथ लिखा गया है। चलो आ जाओ, आगे आते हैं। अगर मैं पूछूंगा आई स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये बताइए किसकी है? आई स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो बिल्कुल लिखेंगे सर पादरी एडविन ग्रिप्स की है ये लिख पाएंगे पादरी एडविन ग्रिप्स, बिल्कुल लिख पाएंगे, है ना, लिख पाएंगे सब पादरी एडविन
ग्रिप्स। और ये देखो हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को, तो बिल्कुल याद रखेंगे एफ ई के है, FEK। बिल्कुल याद रखना चाहिए आपको ये सभी रचनाओं को, याद हो जाएगा ना मेरे भाई। इसका आप बताइए, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसकी रचना है? ये आप बिल्कुल जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। ये किसकी रचना हो जाएगी मेरे भाई? जॉर्ज ग्रिहर्सन की है, बिल्कुल याद रखेंगे। हाँ बहुत बढ़िया मेरे भाई, ये किसकी है? जॉर्ज ग्रिहर्सन की। ये रचना हो जाएगी जॉर्ज ग्रिहर्सन की, जॉर्ज ग्रिहर्सन की रचना होगी। आप बिल्कुल लिख पाएंगे किसकी रचना? जॉर्ज ग्रिहर्सन की रचना है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे, ये जॉर्ज ग्रिहर्सन की रचना है। चलो भी अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल देखेंगे, 4 नंबर सवाल आपके सामने क्या है कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, यही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास। और इस इतिहास को कब लिखा गया? तो आपको याद होना चाहिए सर, ये इतिहास 1929 में लिखा गया है। ये इतिहास ग्रंथ कब लिखा गया? 1929 में। मूलतः किस कृति की भूमिका पर लिखी गई? बहुत ही शानदार जवाब होगा, हिंदी कोविद रत्नमाला नहीं, हिंदी शब्द सागर के। किसके अनुसार लिखी गई है? तो बोलोगे भैया इसकी जो भूमिका रखी गई वो हिंदी शब्द सागर रखी गई है ना, हिंदी शब्द सागर है। कब प्रकाशन हुआ? 1929 में। ठीक ना। अच्छा ये बताओ, हिंदी कोविद रत्नमाला किसका? तो लिखेंगे हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास जी का है। ये किसका? श्याम सुंदर दास जी का। आप लिख पाएंगे श्याम सुंदर दास। आगे हम बोलता हूं हिंदी शब्द सागर जो हो जाएगा, तो ये तो हो गया। अगर मैं हिंदी विश्वकोश की बात करता हूं तो बिल्कुल लिखेंगे धीरेन्द्र वर्मा का। ये भी याद रखेंगे, धीरेन्द्र वर्मा की ये रचना है। ठीक ना, धीरेन्द्र वर्मा की रचना हो जाएगी, बिल्कुल याद रखेंगे। हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास जी का है। हिंदी शब्दकोश के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचा गया। हिंदी विश्वकोश किसका है? बोलोगे बोलेंगे भैया धीरेन्द्र वर्मा का। हिंदी विश्वकोश धीरेन्द्र वर्मा, श्याम सुंदर दास हिंदी कोविद रत्नमाला, और 1929 में हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचना की गई। क्लियर है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीति काल का समय क्या माना है? तो बिल्कुल आप बताएंगे रीति काल का समय क्या माना गया है। सब विक्रमी में है, तो बिल्कुल याद रखना चाहिए मेरे भाई। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है तो बोलेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, है ना, शुक्ल के अनुसार। अगर हम बोलते हैं, एक तो इनका याद रखना चाहिए आपको, एक राम कुमार वर्मा का। दोनों लोग का बहुत ही प्रमाणिक है, लेकिन बहुत ही मेरे भाई पूछा जाने वाला सवाल कौन सा? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो याद रखना, एक तो इन्होंने क्या कहा था? आदि काल नाम दिया। आदि काल को ही इन्होंने क्या कहा? वीर गाथा काल भी कहा है। आदि काल को ही क्या कहते हैं? वीर गाथा काल। और इसका जो समय माना जाता है, आदिकाल या वीरगाथा काल का जो समय माना जाता है, वो माना जाता है 1050 संवत 1050 से लेकर के 1375 विक्रमी तक के पहला माना जाता है। किसको? आदिकाल को। आदिकाल के बाद क्या आता है बोलोगे सर? एक पूर्व मध्यकाल आता है, एक पूर्व मध्यकाल आता है, और एक आता उत्तर मध्यकाल। दोनों याद रखेंगे आप, पूर्व मध्यकाल, एक आता उत्तर मध्यकाल। और एक और आता है मेरे भाई अगला काल की नाम, अगर आपको याद होगा तो आप बिल्कुल बताएंगे, बोलेंगे सर ये होता आधुनिक काल। अगला क्या होता है? आधुनिक काल होता है। और इसी को हम बोलते हैं क्या? गद्य काल। आधुनिक काल को ही हम क्या बोलते हैं? गद्य काल। एक चीज और आपको ध्यान देना चाहिए कि पूर्व मध्य काल को हम भी क्या कहते हैं मेरे भाई? भक्ति काल कहते हैं, है ना, इसी को भक्ति काल कहते हैं। और उत्तर मध्य काल को हम क्या कहते हैं? रीति काल कहते हैं। बिल्कुल याद रखिए, है ना। पूर्व मध्य काल को भक्ति काल नाम देते हैं और उत्तर मध्य काल को रीति काल नाम देते हैं। अगर मैं इसके सन की बात करता हूं तो याद रखना 1375 संवत से लेकर के ये आएगा कितना? 1700 तक का समय जो आता है विक्रमी तक, वो किसको मानते हैं सर? भक्ति काल को मानते हैं।
1375 से लेकर के 1700 के समय तक को क्या मानते हैं, तो बोलोगे भक्ति काल मांगते हैं। जबकि रीति काल की हम बात करेंगे तो 1700 विक्रमी संवत्सर, देखो संवत 1700 से लेकर के 1900 विक्रमी तक का जो समय माना जाता है वो रीति काल माना जाता है। और 1900 से लेकर के, अगर मैं बोलूंगा 1900 से लेकर के 1984 तक के समय को, 1900 से लेकर 1984 तक के समय को हम क्या मानते हैं, है ना भैया, विक्रमी संवत को क्या मानते हैं, बोलोगे इसे हम आधुनिक काल या गद्य काल के नाम से जानते हैं। आधुनिक काल या गद्य काल के नाम से जानते हैं, बिल्कुल ये याद रखना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बोलोगे सर उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल अर्थात रीति काल। तो रीति काल का समय क्या हो जाएगा, 1700 से 1900 विक्रमी तक हो जाएगा। संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक हो जाएगा। बहुत ही शानदार जवाब होगा। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, तो बिल्कुल याद रखना चाहिए कि भैया हिंदी साहित्य का इतिहास, इस जो ऑप्शन दिया इसमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं लिखे हैं। क्या डॉक्टर राम कुमार वर्मा भैया लिखे होंगे क्या हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इनका नाम क्या है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, बिल्कुल लिख पाएंगे आप, है ना। लक्ष्मी सागर वासड़े ये भैया हिंदी में अनुवाद किए हैं, ध्यान से देखो इन्होंने क्या किया, हिंदी में अनुवाद किए हैं ये, तो बिल्कुल इनके बारे में बताएंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास है ना, डॉक्टर नगेंद्र का लिख पाएंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, ये लिख सकते हैं। इनका लिख लो हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इनकी रचना हो जाएगी, हिंदी साहित्य का इतिहास। बताओ अगर मैं पूछूंगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, तो बोलो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का क्या हो जाएगा, तो अभी हमने बताया आपको डॉक्टर राम कुमार वर्मा का होता है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, है ना। क्या लिखोगे, हिंदी साहित्य के साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, आलोचनात्मक इतिहास, आप इसको भी नोट कर लेंगे। आगे देखो रचना की गई डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की 3 बताए, याद रखना नहीं, अगर आपको भूलता है तो पहले याद रखो कि भूमिका, दूसरा भूमिका के बाद विकास, उद्भव एवं विकास, तीसरा याद रखेंगे क्या, आदिकाल। तो बिल्कुल याद रख पाओगे इनकी 3 रचना, एक बार दोबारा दोहरा लो। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, बिल्कुल मेरे भाई याद होगा, सभी को याद होगा। एक बार धीरे धीरे आप प्रयास करो। हिंदी साहित्य की भूमिका कब, 1940। साथ साथ बोलते चलो, बार बार लिखना नहीं है। जो एक चीज लिख चुके हो एक बार उसको दोबारा मत लिखिएगा, उसको आप बोलिए। हिंदी साहित्य की भूमिका हो गया, है ना। तो हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास लिख पाओगे आप। हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। और उद्भव एवं विकास की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो बोलोगे सर इसका जो समय काल है 1952 है। और विकास के बाद लिखोगे हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल। और अभी आपने देखा मेरे भाई डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े ने क्या की, है, बोलेंगे लक्ष्मी सागर वासड़े ने मेरे भाई ये काम किया है कि इन्होंने इस्तवार द ला लिटरेच्योर, इस्तवार द ला लिटरेच्योर, एंदुई हिंदुस्तानी, है ना, एंदुई हिंदुस्तानी कि क्या किया, हिंदी में अनुवाद किया। किस नाम से, हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से, हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किए हैं। तो बिल्कुल लिख ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, इन्होंने अनुवाद किया। ठीक है भाई, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण मिलता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा 5000 कवियों के विवरण की जब भी बात की जाएगी तो याद रखना मिश्र बंधु विनोद, ये मिश्र बंधु हैं। और मिश्र बंधु में इनकी रचना क्या है, मिश्र बंधु विनोद। इनकी रचना का क्या नाम हो जाएगा भैया, मिश्र बंधु विनोद लिख पाएंगे, मिश्र बंधु विनोद, ये इनकी रचना है। अच्छा, मिश्र बंधु में कितने बंधु रहते हैं, तो बोलोगे 3 मिश्र बंधु होते हैं, 3। वो तीनों का नाम
बता पाओ। एक तो लिखोगे श्याम बिहारी मिश्र, एक नाम आ जाएगा श्याम बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र। एक लिख पाएंगे गणेश बिहारी मिश्र, एक गणेश बिहारी मिश्र होंगे, और एक और लिखो भैया सुखदेव बिहारी मिश्र। कौन से? एक सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों लोगों का नाम बिल्कुल याद रखना चाहिए आपको। सुखदेव बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों मिश्र बंधु होते हैं और इन्हीं तीनों मिश्र बंधुओं के द्वारा क्या किया गया? बोलेंगे इन्हीं तीनों मिश्र बंधुओं के द्वारा मिश्र बंधु विनोद की रचना की गई और इसी मिश्र बंधु विनोद में 5000 कवियों का उल्लेख मिलता है। 5000 कवियों का उल्लेख मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या? तो बोलोगे सर ये ग्रियर्सन नहीं मेरे भाई, गलती है, मिस्टेक है यहाँ, प्रिंटिंग ग्रियर्सन है। क्या है? ग्रियर्सन है। आप बताओ। जॉर्ज ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, नॉर्दर्न हिंदुस्तान। शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज, इनकी रचना है ना, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जानते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास कब? 1929। हिंदी साहित्य का इतिहास, और ये कब लिखा गया? तो बोलोगे भैया ये लिखा गया 1929 में, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 8वां आपके सामने है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? बिल्कुल बताइएगा। अगर इतिहास लेखन में सबसे विकसित पद्धति की बात करेंगे तो सर सबसे विकसित पद्धति कौन सी होती है? विधेयवादी पद्धति होती है। सबसे विकसित पद्धति कौन सी होती है भैया? विधेयवादी पद्धति होती है। और ये सबसे विकसित क्यों मानते हैं? क्योंकि इस पद्धति का प्रयोग, इसका प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा किया गया। इसका प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया है। ये नोट कर लेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, इनमें से किस विद्वान ने आदि काल को सिद्ध सामंत काल कहा है? तो बिल्कुल याद रखना चाहिए आपको, बहुत ही शानदार होगा। आदि काल को वीरगाथा काल किसने कहा? आदि काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? आदि काल को आदि काल किसने कहा? आदि काल को वीरगाथा काल किसने कहा? है ना। आदि काल को मेरे भाई और भी नाम से सुमन राजे, मोहन अवस्थी, अंधकार काल किसने कहा? तो बिल्कुल इन चीजों को याद रखना चाहिए आपको और बताना चाहिए है ना। जैसे हम यहाँ पे आपसे लिखते हैं भैया, आदि काल का नाम ये तो हो गया। आप लिखेंगे आदि काल का नाम सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो बिल्कुल याद रखना, इसका तो जवाब आप जानते हो। आदि काल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। आदि काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा भैया? राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। अगर मैं रामकुमार वर्मा की बात करूंगा तो ये क्या कहें, बताना एक बार, है ना। रामकुमार वर्मा की बात करूंगा तो मेरे भाई याद रखना, इन्होंने संधि एवं चारण काल नाम दिया है। संधि एवं चारण काल, संधि एवं कौन सा काल? चारण काल नाम दिए हैं। अगर हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की नाम बात करेंगे तो बीज वपन काल बोले, क्या बोले हैं? बीज वपन काल। ये देखो, अगर हम मेरे भाई राहुल सांकृत्यायन की बात करेंगे तो आप अभी जानते हो सर सिद्ध सामंत काल, बिल्कुल एक दो बार लिखेंगे आपको याद हो जाएगा, सिद्ध सामंत काल हो जाएगा। और ठीक आगे हम बढ़ेंगे, मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया? तो बिल्कुल बताएंगे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, इन तीनों लोगों ने क्या नाम दिया है? तो बिल्कुल बोलोगे सर मिश्र बंधु विनोद के द्वारा इसे क्या कहा गया है? तो बोलेंगे इसे नाम दिया गया है प्रारंभिक काल। क्या नाम दिया गया मेरे भाई? प्रारंभिक काल। याद हो जाए कि नहीं याद होगा? बिल्कुल, यदि नहीं याद है फिर से बताओ। रामकुमार वर्मा संधि एवं चारण काल, महादेवी वर्मा बीज वपन काल, राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल, मिश्र बंधु विनोद प्रारंभिक काल। ठीक है भाई, नेक्स्ट सवाल, इसका राइट आंसर क्या था? सी था। अगले सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो बिल्कुल याद रखेंगे, भारतीय साहित्य
लेखक के, है ना, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? दूधनाथ सिंह हैं, रामदरस मिश्र हैं, राम बिलास शर्मा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब क्या होगा कि हिंदी भारतीय देखो भारतीय साहित्य की भूमिका की बात करेंगे, ये रचना किसकी है? तो भैया राम बिलास शर्मा जी की है। ये रचना किसकी है? बिल्कुल इसके लेखक रामबिलास शर्मा जी हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 से मानने वाले, 693 से 1600 तक लेके जाते हैं ना, तो 693 से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? बहुत ही शानदार जवाब होना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही है भैया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1035 सॉरी 10 कितने से माने हैं? 1050 से माने हैं, 1050 से। हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल याद होना चाहिए सर, ये तो सही नहीं है हमारा। यहाँ पे 693 से किसने माना? तो बिल्कुल याद रखना सर, 693 से लेकर के 1693 तक का जो समय माना जाता है वो राम कुमार वर्मा मानते हैं। 693 से लेकर के 1693 ईस्वी तक का जो समय माना जाता है वो कौन मानते हैं? बोलेंगे ये राम कुमार वर्मा जी मानते हैं। राम कुमार वर्मा जी मानते हैं। आगे आएंगे, वर्ण देखो, वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो वर्ण क्रमानुसार है ना, वर्ड क्रम के अनुसार है? तो बिल्कुल याद रखेंगे। साथ ही 200 वैसलोन की वार्ता नहीं, ये भी नहीं है। इस्तवार दाला लेतरेते हिंदुस्तानी, 84 वैसलोन की वार्ता और कविमाला, तो बिल्कुल याद रखेंगे सर, इस्तवार दाला लेतरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी जो ये रचना है ये किस भाषा में है? तो पहली बात याद रखना, ये फ्रेंच भाषा में है। किस भाषा मेरे भाई? फ्रेंच भाषा में है। किस अनुसार लिखी गई? तो बोलोगे सर ये वर्ण क्रमानुसार लिखा गया है, वर्ण क्रमानुसार। पहला इतिहास ग्रंथ है। किसकी रचना बताओ आप एक बार मुझे बताओ, किसकी रचना? तो बोलोगे सर क्या गारसा द तासी की? बिल्कुल याद रखेंगे, ये रचना हो जाएगी गारसा द तासी की। ये रचना किसकी मेरे? गारसा द तासी की। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो बिल्कुल याद होना चाहिए, हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वासड़े ने की है। किसने की? लक्ष्मी सागर वासड़े, वासड़े ने हिंदी अनुवाद किया, हिंदी अनुवाद किया। किस नाम से किया? तो हिंदुई साहित्य का इतिहास। किस नाम से? हिंदुई साहित्य का इतिहास। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो दोबारा एक सवाल घूम के आया, क्या आपको वो याद करना जरूरी है कि नहीं है? बोलोगे भैया बहुत जरूरी है। एक तो याद रखेंगे भूमिका, दूसरा याद रखेंगे उद्भव एवं विकास, तीसरा याद रखेंगे आदिकाल। अगर हिंदी साहित्य की भूमिका की बात करेंगे तो देखो ध्यान से, उद्भव एवं विकास की बात करेंगे कब रचना आई? तो 1952 में प्रकाशन में आई। हिंदी साहित्य की आलोचना सर ये नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका की बात करेंगे सर, 1940 में पहला इतिहास ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य के आदिकाल की बात करेंगे तो यही 3 इनके ग्रंथ हैं, 1952 में रचना की गई। पहले क्या बोलोगे? पहले भूमिका है, दूसरा विकास बोलेंगे, तीसरा आदिकाल की ओर बढ़ेंगे। तो ऑप्शन जो गलत है वही सही है, जो नहीं है वही आंसर मेरे भाई। तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हिंदी साहित्य की आलोचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? बिल्कुल शानदार सवाल का है। अगर हम प्रारंभिक काल की बात करेंगे तो हिंदी के सबसे प्रारंभिक काल को आदिकाल, इसी प्रारंभिक काल को किसने कहा? मिस्र बंधुओं ने कहा। अभी मैं आपको पढ़ाया, किसने कहा? ये मिस्र बंधुओं ने कहा। किसको कहा था? आदिकाल को ही कहा था। और आदिकाल किसने नाम दिया? तो याद रखना, आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी दिए हैं। कौन दिए हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी दिए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी दिए हैं। बिल्कुल बताइए। राहुल सांकृत्य भैया सिद्ध सामंत काल कहे हैं। ये क्या कहे हैं? सिद्ध सामंत काल कहे हैं। ठीक है, सिद्ध सामंत काल हो जाएगा। अगर राम कुमार वर्मा की बात करेंगे तो बुलाओ सिद्ध एवं चारण काल, है ना, चारण काल नाम दे देते हैं इनको। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं भैया कौन सा? बीज वपन काल। कौन सा बोलोगे सर? बीज वपन काल।
वीज वपन काल इनका नाम देते हैं। ठीक है, वीज वपन काल है साथी, काल, वीज वपन काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बोलोगे सर यही तो आदि काल नाम दिए हैं, इन्होंने ही तो आदि काल नाम दिया है। रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल, वीर गाथा काल नाम किसने दिया? तो बोलोगे वीर गाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी। बताओ भाई, यहां तक क्लियर हुआ ना? 14 नंबर जवाब क्या हो जाएगा? 14 नंबर का जवाब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे आ जाओ। रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदि काल किसने कहा? फिर से देखो वही सवाल है, वीर गाथा काल किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। उसे आदि काल घुमा के देखो दे दिया, तब भी क्या जवाब होगा भैया? तब भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही होंगे, तब भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी होंगे। ऐसा नहीं कि वीर गाथा काल को आदि काल कहे या रीति काल को सॉरी, वीर गाथा काल को आदि काल कहे या प्रारंभिक काल को आदि काल कहे, बीज वपन काल को आदि काल कहे, तो उससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो सवाल कहीं से भी आए, बस अगर आदि काल जिसने कहा उसी के साथ हम जाएंगे। बस ये अभी सवाल बन जाए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के आदि काल को वीर गाथा काल किसने कहा, तो जवाब क्या सही होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता, बिल्कुल शानदार जवाब होना चाहिए। क्या श्याम सुंदर दास जी हैं, नगेंद्र हैं, राहुल सांकृत्यायन हैं, राम नरेश त्रिपाठी निराला जी हैं? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? बताओ, बताइए भैया इसका जवाब क्या होगा? कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है, बताइएगा आप। अगर मैं बात करता हूं कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है, तो याद रहना चाहिए आपको सर, राम नरेश त्रिपाठी निराला जी हैं। कौन है? राम नरेश त्रिपाठी निराला जी हैं। और राम नरेश त्रिपाठी निराला जी स्वच्छंदतावादी कवि हैं, इनके बारे में याद रखना, ये स्वच्छंदतावादी कवि हैं, ये स्वच्छंदतावादी कवि हैं। ठीक है, कैसे कवि बोलोगे सर? स्वच्छंदतावादी कवि हैं। एक चीज और याद रखना, इसमें लगभग 15,000 प्लस, 15,000 प्लस लोक गीतों का संग्रह है, लोक गीतों का संग्रह है। किसमें बोलोगे सर? कविता कौमुदी में। यहां हम लिख सकते हैं कविता कौमुदी में, कविता कौमुदी में 15,000 से भी ज्यादा, 15,000 से ज्यादा लोक गीतों का क्या है? संग्रह है। एक और बात यहां अगर आप नोट करना चाहते हो तो बिल्कुल याद रखना, कविता कौमुदी जो है एक काल्पनिक खंड है। क्या भैया? ये एक काल्पनिक खंड है। इसमें 3 भाग याद रखें, एक तो मिलन याद रखो, एक स्वप्न याद रखो, एक पथिक याद रखो। मिलन, पथिक और एक और याद रखेंगे स्वप्न। 3 काल्पनिक खंड इसके हैं। देखो ये 3 काल्पनिक खंड कौन से हैं? तो बोलोगे एक तो मिलन है, एक पथिक है, एक स्वप्न है। बताओ भैया, क्लियर है ना ये बात? चलो आ जाओ, आगे सवाल पे आते हैं। मिस्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? तो क्या भैया सरहप्पा है, विद्यापति है, गोरखनाथ, अमीर खुसरो? तो बिल्कुल बताएंगे। अगर मिस्र बंधु की बात करते हैं हम, अगर मिस्र बंधु की बात करते हैं तो किसको मानते हैं? तो बिल्कुल याद रखेंगे, अगर मिस्र बंधु की बात करेंगे तो मिस्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसको माना था? गोरखनाथ को माना था, है ना, गोरखनाथ को माना था। इसका याद रखें, गोरख बानी, गोरखनाथ के गोरख बानी का संग्रह करता कौन है? मैं एक सवाल रखता हूं, गोरखनाथ सॉरी गोरख बानी, गोरख बानी नाम से संग्रह किसने की? तो बोलोगे भैया ये गोरख बानी जो संग्रह है, ये संग्रह किसने किया? तो बोलोगे पीतांबर दत्त बर्थवाल, पीतांबर दत्त, पीतांबर दत्त बर्थवाल ने किया। ये भी लिख लो, पीतांबर दत्त बर्थवाल ने किया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की है? क्या जॉर्ज ग्रिहर्सन ने की है, मिस्र बंधुओं ने किया है, कि शिव सेंगर ने किया है, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो अगर हम इसकी बात करते हैं सबसे पहले किसने की, इसका सन भी पूछ लिया जाता आपसे, बिल्कुल बताएंगे। अब एक चीज याद रखना भैया, किसने की? तो शिव सिंह सेंगर ने की है। याद रखना, किसने की? शिव सिंह सेंगर ने की है। क्या रचना? शिव सिंह सरोज, बिल्कुल लिख पाएंगे, शिव सिंह सरोज। इसका सन भी पूछ लिया जाता है तो याद रखेंगे इसकी रचना जो की गई है 1883 में,
कब की गई भाई? तो 1883 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ACBD लिखा तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं कि हाँ, देखो, भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत के 4 अध्याय, बिल्कुल सबको याद होगा सर, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है ये किसने लिखा? तो बिल्कुल संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। बहुत ही शानदार सवाल का जवाब हो जाएगा। आ जाओ आगे। सॉरी, दिनक लिखा क्या? दिनकर है। ये क्या है? दिनकर है। ठीक है भाई। निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? अब याद रखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि भैया कौन से ऐसे रचनाकार थे जो केवल गद्य में ही अपनी रचनाएं की, पद्य में उनका कोई योगदान नहीं है या पद्य में उसने रचना ही नहीं की? तो क्या रामविलास शर्मा, मुंशी प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र? तो बिल्कुल याद रखेंगे साथी, कौन से? प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया है? केवल गद्य में ही रचनाएं की हैं। अगर हम पद्य की बात करेंगे तो देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, ये गद्य प्लस पद्य दोनों में रचनाएं किए हैं। गद्य प्लस पद दोनों में रचनाएं करते हैं। जबकि प्रेमचंद की बात करेंगे तो केवल किस में रचना करते हैं मेरे भाई? 20वां नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? प्रेमचंद। सही, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे आते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? तो बिल्कुल याद होना चाहिए, पुरानी हिंदी किसने कहा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या आता है? बोलोगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएंगे। ठीक है भाई, आ जाओ आगे। ये एक बहुत ही शानदार जवाब है, इसको एकदम रट्टा मार के रखना होता है, क्योंकि आपको पता है मेरे भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, है ना? ये देखो, एक चीज ध्यान देना, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के लिए व्यवहार योग्य समझी जाती है। ये पंक्ति किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य के इतिहास, इसी की रचना 1929। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को आप पढ़ोगे, 4 प्रकरण मिलते हैं। उस प्रकरण में किस प्रकरण में इस कहानी को कही गई या इस कथा को कही गई या कथन को कहा गया? आदि काल के किस प्रकरण में? बिल्कुल याद रखना, ये प्रकरण नंबर 4 की बात है। इस किस प्रकरण में कहा गया मेरे भाई? तो प्रकरण नंबर 4 की बात ये हो जाएगी। बिल्कुल इसको आपको याद रखना चाहिए। ये आ जाओ, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, किसने संपादित किया? बोलो, हिंदी शब्द सागर किसने संपादित किया? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र? तो बिल्कुल इसको जवाब क्या आएगा? हिंदी शब्द सागर का जो प्रकाशन करते हैं, इसका संपादित किसने किया? तो इसका संपादन मेरे भाई किसने किया? तो श्याम सुंदर दास जी ने किया। लेकिन याद रखना, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन कहां से करवाया गया? तो बोलोगे काशी, है ना? कहां से? काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया। इसे हम प्रकाशित करवाए काशी नागरी प्रचारणी सभा, काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा, प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया। श्याम सुंदर दास क्या किए थे? इसका संपादन किए थे। संपादन किसने किया? तो संपादित, देखो पूछा ना, संपादित की बात करेंगे श्याम सुंदर दास, प्रकाशन किसने किया? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया, आंग्ल मतलब अंग्रेजी भाषा, आंग्ल का मतलब क्या? यहाँ पे अंग्रेजी भाषा से है। हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, अभी हमने बताया। बताओ क्या? इफ देखो, ये गार्सा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन नहीं है, ग्रियर्सन है, जॉर्ज ग्रियर्सन नहीं है। क्या पादरी एडविन ग्रिव्स हैं या पादरी FEK है? बताइएगा। इसका जो सही जवाब आपके सामने होगा वो क्या होगा? तो मेरे भाई बिल्कुल याद रखना चाहिए, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर की अगर बात करेगा आपसे, तो पादरी एडविन ग्रिव्स ही क्या है? इसके राइट आंसर हो जाएंगे।
ठीक है, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक बताओ। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों के क्या है, साहित्य जनता के चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के लेखक कौन है? इस पंक्ति के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस पंक्ति के लेखक मेरे भाई कौन होंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी होंगे। तो बिल्कुल इतना आप बताएं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं। अगर आपको मेरे भाई क्लास अच्छी लग रही है तो बिल्कुल एक बार अपने अन्य सभी साथी तक बिल्कुल शेयर करिएगा, और एक बार आप अपने स्कोर को जरूर बताओ कि आपका इस 25 क्वेश्चन से स्कोर क्या रहा है। इस 25 क्वेश्चन से आपका स्कोर क्या है, आप एक बार जरूर शेयर करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो इसका जवाब आपका क्या होगा? सी वाला ऑप्शन राइट होगा। बढ़ चलें आगे, एक बार थंब करेंगे सभी और आगे बढ़ते हैं। ये देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल सब है। बताइएगा, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास का व्यवस्थित क्रम किया, और किसको ये श्रेय मिलता है? तो क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को मिलता है? विकल्प में नहीं है। गृहर्षण को मिलता है, मिश्र बंधु को, रामचंद्र शुक्ल को, शिव सिंह सेंगर को। तो इसका जवाब क्या आएगा? अगर इसके श्रेय की बात करेंगे तो बिल्कुल आप बताएंगे इसका श्रेय किसको मिलता है। तो मेरे भाई याद रखना, सबसे ज्यादा श्रेय किसने लिया है हिंदी साहित्य के इतिहास में? तो बोलोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिए हैं। तो अगर आपको कभी किसी विकल्प में नहीं भी आ रहा हो तो वहां आचार्य रामचंद्र शुक्ल मार के आप मतलब आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ राइट आंसर क्या होगा? बी वाला होगा। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक बताओ इसका जवाब। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक की अगर हम बात करते हैं तो इसके लेखक कौन होंगे? तो हिंदी कोविद रत्नमाला जो लेखक है वो श्याम सुंदर दास जी हैं। कौन हो जाएंगे भैया? श्याम सुंदर दास जी हैं। एक और सवाल आपके सामने मैं रखता हूं, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक। देखो, ये सवाल हिंदी कोविद रत्नमाला और ये हिंदी शब्दानुशासन। बताइएगा, हिंदी शब्दानुशासन हेमचंद का है, धीरेन्द्र वर्मा का है, कामता प्रसाद गुरु जी का है, कि किशोरी लाल गोस्वामी जी का है? किशोरी लाल वाजपेयी का, गोस्वामी नहीं, वाजपेयी का है। तो हिंदी शब्दानुशासन ये किशोरी दास वाजपेयी जी का है, बिल्कुल याद रखेंगे। अगला, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान का नाम क्या था? बिल्कुल आपको ये चीज तो दिमाग में रखना चाहिए कि भैया जो व्याकरण लिखे थे वो कौन लिखे थे? जेसुआ केटलर के द्वारा लिखा गया था। किसने लिखा? जेसुआ केटलर ने लिखा। लास्ट सवाल की ओर आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया? और एक चीज और बताना, आप अगर प्रथम उत्थान बता रहे हो तो द्वितीय उत्थान का भी समय बताना। प्रथम उत्थान के साथ साथ आप द्वितीय उत्थान का भी समय बताना। तो बताओ, प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक किया गया है? अगर हम प्रथम उत्थान के समय की बात करेंगे, क्या 1850 से 1885 तो नहीं था सर? 85 नहीं है, वहां पे क्या 93 है, तो पहला ये सही हो जाएगा। 1868 से लेकर के 1893 तक का प्रथम होता है। और दूसरे उत्थान की बात करेंगे तो यहीं से अंत होगा। तो 1893 से लेकर के कहां तक? 1918 ईस्वी तक की बात करेंगे तो ये द्वितीय उत्थान है। और प्रथम उत्थान की बात किया जाएगा तो 1868 से लेकर के 1893 तक का समय मानते हैं। तो एक बार सभी साथी बताएंगे कि आपको ये क्लास कहाँ तक बेहतरीन लग रही है। भाई ये आपको मजा आया? चलो ठीक है, ये 30 क्वेश्चन ही रखा हमने। अगर इस जो भी क्वेश्चन सभी के इसका पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल आप यहाँ जाके हिंदी बाई राज से जैसे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पे लिंक पड़ी हुई है, वहां से लिंक के जैसे क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल से जो अभी मैं पीडीएफ करवाया इसका अभी 10 मिनट बाद आपके पास पीडीएफ पूरी तरीके से पहुंच जाएगा। तो एक बार सभी साथी जो पहली बार आए मेरे साथ, बिल्कुल मेरे भाई एक बार वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, अगली ये क्लास आपको मिलेगी 7 बजे शाम में। तो बिल्कुल याद रखना 7 PM में आपको डेली जुड़ना चाहिए, और ये क्लास डेली 7 PM पे आपको प्रीव्यू लाइव में मिलती रहेगी। ठीक है मेरे भाई।